नमस्कार सभी साथियों का। जैसा कि आशा करता हूं कि सभी अपनी तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। हमने पहली क्लास में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ा है, लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, ग्रामर के बारे में अपन ने पढ़ा है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, वर्ड्स के बारे में पढ़ा, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा पहला टॉपिक नाउन चल रहा था। हमने नाउन को छोटे स्तर पे पहचानने का प्रयास किया, कॉम्पिटिटिव लेवल पे नाउन को पहचानने का प्रयास किया, काइंड्स ऑफ नाउन को हमने पहचानने का प्रयास किया। पूरे हमारे काइंड्स ऑफ नाउन हो गए और अगला पॉइंट हमारे पास नाउन में आता है और उसका नाम है नाउन की कैटेगरीज की हम बात करते हैं। नाउन की कैटेगरीज की हम बात करते हैं। नाउन की कैटेगरीज को दो भागों में बांटा गया, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और दूसरा इसी का भाग आता है अनकाउंटेबल नाउन। पहले भाग की हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सके उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। मैंने काउंटेबल नाउन को ही कौन सा नाउन कहा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और ए एन दोनों का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अर्थात हम इसी नाउन को क्या बना सकते हैं, सिंगुलर से क्या बनाने का प्रयास करते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से क्या बना सकते हैं, सिंगुलर। अर्थात हम इसी को इसमें क्या जोड़ सकते हैं, आप कहोगे एस या एस जोड़ने का काम करते हैं। किसके अंतर्गत, काउंटेबल नाउन के अंदर। ध्यान से समझना, काउंटेबल नाउन को मैंने क्या कहा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और ए एन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात काउंटेबल नाउन में हम इसे सिंगुलर से क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल से हम क्या बना सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं। अर्थात हम इसमें क्या जोड़ सकते हैं, एस या ईएस। दूसरा नाउन हमारे पास लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। इसी नाउन को हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को ही हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के बाद हम इसी नाउन को कहते हैं मैटेरियल नाउन। हमें पता है इसी अनकाउंटेबल नाउन को मैंने चार तरीकों से आपको बताया है कि इसी नाउन को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन। इन्हीं चारों से पहले हम आर्टिकल ना तो ए का प्रयोग करते हैं, ना ए एन का क्या करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में। अर्थात हम इन्हें ना तो सिंगुलर से ना तो प्लूरल बना सकते हैं, ना इन्हें हम प्लूरल से क्या नहीं बना सकते, सिंगुलर नहीं बना सकते। ना इन्हीं नाउन के साथ हम क्या नहीं जोड़ सकते, एस या ईएस नहीं
जोड़ सकते हैं। अब आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको उनमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की आपको पहचान करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आइडेंटिफाई, पहचान करनी है किसकी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। देखिए आपके पास लिखा हुआ है, जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इन एग्जाम्पल्स में आपको कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, इन्हीं की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास लिखा हुआ है बुक। मैं आपसे कहूं कि मैंने बुक शब्द लिखा है, ये मैंने पर्टिकुलर किसी बुक का नाम लिखा है, तो आप कहोगे नहीं सर, आपने उस बुक की संपूर्ण जाति का बोध करा दिया। तो संपूर्ण जाति का बोध हो जाए तो वहां पर कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन किस में आता है, आप कहोगे काउंटेबल नाउन। रिवर, क्या मैंने पर्टिकुलर किसी नदी के नाम की बात की है क्या, तो आप कहोगे नहीं, मैंने सभी नदियों की जाति का बोध करा दिया, तो इसलिए कौन सा नाउन, आप कहोगे कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन किसके अंतर्गत आता है, काउंटेबल नाउन। माउंटेन, मैंने सभी पर्वत श्रृंखलाओं की जाति का बोध कराया, किसी पर्वत श्रृंखला का नाम नहीं लिया है, तो आप कहोगे आपने संपूर्ण जाति का बोध कराया, तो कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन किसके अंतर्गत आता है, आप कहोगे काउंटेबल नाउन। हेल्थ अपने आप में कैसा शब्द है, आप कहोगे अनकाउंटेबल। क्या आप किसी की हेल्थ गिन सकते हो, आप कहोगे नहीं, तो कैसा शब्द है, अनकाउंटेबल। क्या ब्यूटी, किसी की सुंदरता को आप गिन सकते हो, आप कहोगे नहीं गिन सकते, कौन सा, आप कहोगे अनकाउंटेबल। वाटर, पानी को गिन सकते हो, तो वाटर तो हमेशा कैसा शब्द है, अनकाउंटेबल। पोइट अपने आप में काउंटेबल होता है, पोइट्री अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। ट्रैफिक अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। वेडनेसडे, पर्टिकुलर किसी दिन की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, तो कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अरुण पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि अरुण नाम के व्यक्ति बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम नहीं गिन सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगिंग अपने आप में कौन सा नाउन है, आप कहोगे अनकाउंटेबल नाउन है। और सिंगर, इसमें क्या जुड़ गया, ईआर, और ईआर जुड़ते कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन किसके अंतर्गत आता है, काउंटेबल नाउन। हेयर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क अपने आप में अनकाउंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, उनमें आपको पहचान करनी है कि क्वेश्चन में क्या एरर दे रखा है। जैसे
आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए, तीनों क्वेश्चन में क्या एरर दे रखा है आपको स्वयं को पहचान करनी है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, द पोइट्री ऑफ वर्ल्ड ब्रथ इन ए नेचर। आपको पता है पोइट्री शब्द क्या होता है, पोइट्री, और पोइट्री अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हम इसमें ना तो एस जोड़ सकते हैं ना एस जोड़ सकते हैं, तो अपने आप में इसमें कौन सा शब्द गलत दे रखा है, पोइट्री नहीं, शब्द क्या होना चाहिए, पोइट्री। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, करण फाउंड अ हैवी ट्रैफिक। ट्रैफिक अपने आप में कैसा शब्द है, आप कहोगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ना तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते, ना ए एन का प्रयोग करते, ना द का प्रयोग करते। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई वांट सम शुगर। शुगर अपने आप में कौन सा नाउन है, आप कहोगे मेटेरियल नाउन, और मेटेरियल नाउन से पहले मेटेरियल नाउन कैसा शब्द है, आप कहोगे मेटेरियल नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। शब्द लिखा हुआ है, राधा इज अ ब्यूटीफुल हेयर्स। हेयर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस या ईएस नहीं जोड़ते, और ना इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट इसी में आता है, नाउन के जेंडर की हम बात करते हैं, संज्ञा के हम लिंग की बात करते हैं। संज्ञा के लिंग को 4 भागों में बांटा गया इंग्लिश में। 4 भाग कौन कौन से हैं, देखिए इधर। पहला भाग आता है आपके सामने मैस्कुलिन, दूसरा भाग आता है फेमिनियन, तीसरा भाग आता है इसी का न्यूटर, और चौथा भाग आता है हमारे पास कॉमन जेंडर। देखिए नाउन के जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है, मैस्कुलिन, फेमिनियन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। एक एक की हम बात करते हैं। देखिए इधर, मैस्कुलिन का मतलब होता है ऐसा जेंडर जो किसको रिप्रेजेंट करने का काम करे, आप कहोगे मेल को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, उसे हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन कहते हैं। तो हम मेल के लिए कौन कौन से शब्द यूज लेते हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है मैन, हम आदमी के लिए मैन भी कह सकते हैं। हम आदमी के लिए क्या यूज शब्द ले सकते हैं, बॉय की ले सकते हैं। हम इसी के लिए क्या यूज ले सकते हैं, हस्बैंड। ये सभी शब्द हम किसके लिए ले सकते हैं, मेल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जब हम फेमिनियन की बात करें तो फेमिनियन किसे रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता, आप कहोगे फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो फीमेल के लिए हम कौन कौन से शब्द लेते हैं, जैसे आप कहोगे वुमेन की हम यूज कर सकते हैं, हमें गर्ल भी यूज कर सकते हैं, या हमें वाइफ भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। न्यूटर ऐसा जेंडर जो हमें किसके बारे में बताए, आप कहोगे ऑब्जेक्ट, या हमें बताने का प्रयास करे थिंग के बारे में। कैसी थिंग, कैसी ऑब्जेक्ट, आप कहोगे नॉन लिविंग, जिनमें क्या नहीं हो, जीव नहीं हो। तो कौन कौन से, जैसे मैंने कहा साहब कार हो गया, मैंने कहा टेबल, मैंने कहा पेन, ये जो सभी शब्द है ये कौन से हैं, आप कहोगे न्यूटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन जेंडर, ऐसा जेंडर जिन्हें हम देखकर ये नहीं पता लगा सकते जो आने वाला जेंडर है मैस्कुलिन है या फेमिनियन है, कौन से जेंडर के अंतर्गत आता है, कॉमन जेंडर के। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है टीचर, आपके सामने लिखा हुआ है डॉक्टर, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट। मैंने आपसे कहा टीचर,
क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं मेल टीचर की बात कर रहा हूं या फीमेल टीचर की बात कर रहा हूं? नहीं बता सकते। कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। आपके सामने लिखा हुआ है डॉक्टर, आप बता सकते हो कि मैं मेल डॉक्टर की बात कर रहा हूं या फीमेल डॉक्टर की बात कर रहा हूं? बता सकते हो? आप कहोगे नहीं बता सकते। कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। स्टूडेंट, आप बता सकते हो कि मैं मेल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं या फीमेल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं? तो आप कहोगे हम पता नहीं लगाते। और यहीं से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कॉमन जेंडर से, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो अगर हमारे पास कॉमन जेंडर से क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास एक प्यारा सा नियम आता है और उसी नियम का नाम है प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल्स का मतलब होता है कि हमारे पास अगर क्वेश्चन में आए तो हम पहले प्राथमिकता किसको देंगे? मेल को देंगे या फीमेल को देंगे? तो अगर क्वेश्चन में हमारे पास ही, हिज या हिम, अगर ये तीनों शब्द हमारे सेंटेंस में आ रहे हैं तो पहले हम इनको ही प्राथमिकता देंगे। उसके बाद अगर ये तीनों शब्द हमारे सेंटेंस में नहीं लिखे हुए फिर हम प्राथमिकता देंगे या तो सी को या इट को। इसके बाद ही हम क्या देंगे? प्राथमिकता देने के देंगे। किस आधार पर दोगे? तो आप कहोगे हम प्राथमिकता देंगे पहले मैस्कुलिन को। मैस्कुलिन, और मैस्कुलिन का मतलब होता है हम मेल को पहली बार प्राथमिकता देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके साथ सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे द पोएट डिस्क्राइब हिज हर इट इज पोएम। He is a doctor. His, her, it is, was a cardiologist. The traveler forget his, her, it is, लगेज। तीन क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। तीनों क्वेश्चन में आपको प्रायोरिटी रूल्स के हिसाब से प्राथमिकता देनी है मैस्कुलिन को। तो देखिए इधर इस पॉइंट के हिसाब से हम नहीं बता सकते कि हम मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं या फेमिनिन की बात कर रहे हैं। तो हमें प्रायोरिटी रूल्स के हिसाब से अगर सेंटेंस में या तो ही लिखा होगा या हिज लिखा होगा या हिम लिखा होगा, इन तीनों में से हमें प्राथमिकता देनी है। तो इस पॉइंट के हिसाब से सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? हिज। इस ही के हिसाब से क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर लिखा हुआ है। तो हम ये नहीं बता सकते कि हम ये डॉक्टर लिखा हुआ है कि मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं, फेमिनिन की बात कर रहे हैं। तो इसी के हिसाब से हम प्रायोरिटी रूल्स के हिसाब से मैस्कुलिन को हमें क्या देनी है? प्राथमिकता देनी है। तो सेंटेंस में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हिज। इस ट्रेवलर के हिसाब से हम नहीं बता सकते कि मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं, फेमिनिन की बात कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम प्रायोरिटी रूल्स के हिसाब से किसको प्राथमिकता देंगे? हिज को प्राथमिकता दें। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं किसी जेंडर को स्पेसिफिक करने का प्रयास करूं तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो देखिए, अगर मैं किसी भी जेंडर को स्पेसिफिक करने का प्रयास करूं, और स्पेसिफिक किसके आधार पर हो सकता है? मैं जॉब के आधार पर हो सकता है, टाइटल के आधार पर हो सकता है, प्रोफेशन के आधार पर, टाइटल, जॉब, प्रोफेशन और पोस्ट के आधार पर अगर मैं किसी भी जेंडर को इन
4 शब्दों के माध्यम से स्पेसिफिक करने का प्रयास करूं, जॉब, टाइटल, प्रोफेशन और पोस्ट, तो हम किसी भी जेंडर को फिजिकल अपीयरेंस, और फिजिकल अपीयरेंस का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति की बनावट यानी संरचना के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर हम उसके जेंडर का पता लगाया जाए, उसे कहा जाता है फिजिकल अपीयरेंस। तो हम इसे साधारण तरह उससे पहले या तो हम जोड़ने का प्रयास करते हैं मेल, या हम जोड़ने का प्रयास करते हैं फीमेल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है टीचर, आपके सामने लिखा हुआ है डॉक्टर, आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट। 3 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर हम उसमें या तो शुरू में क्या जोड़ते हैं मेल, या शुरू में हम क्या जोड़ते हैं फीमेल। तो आप आराम से बना सकते हैं उनको कि टीचर, डॉक्टर और स्टूडेंट अपने आप में तीनों ही शब्द कॉमन जेंडर है। तो मैं ये कह सकता हूं जो भी टीचर है, हो सकता है वो टीचर मेल टीचर भी हो सकता है वही टीचर कैसा हो सकता है, आप कहोगे फीमेल टीचर भी हो सकता है। डॉक्टर की हम बात करें, हो सकता है वही डॉक्टर क्या हो सकता है मेल डॉक्टर भी हो सकता है वही डॉक्टर क्या हो सकता है फीमेल डॉक्टर भी हो सकता है। स्टूडेंट की बात करें, हो सकता है स्टूडेंट अपने आप में मेल स्टूडेंट भी हो सकता है स्टूडेंट अपने आप में फीमेल स्टूडेंट भी हो सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसी भी नाउन से पहले आने वाला जो शब्द है वह क्या काम करता है? किसी भी नाउन से पहले आने वाला जो शब्द है वह क्या काम करता है? तो आपको पता है जो मेल है और फीमेल है ये अपने आप में किसका काम कर रहे हैं? आप कहोगे एडजेक्टिव का। अर्थात इसकी विशेषता हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि आने वाला जो कॉमन जेंडर है ये कौन है, उसकी विशेषता हमें बताने का प्रयास कर रहा है। कौन है? मेल और फीमेल के आधार पर। अगर मैं आपसे अब ये कहूं कि अगर मैं किसी भी एक व्यक्ति या एक महिला को कॉमन जेंडर बनाना चाहूं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो दूसरा, एक व्यक्ति या एक महिला को मैं कॉमन जेंडर बनाना है तो उससे पहले या तो हम मैन जोड़ते हैं या हम जोड़ते हैं वुमेन। क्या जोड़ते हैं? या तो हम मैन जोड़ते हैं या वुमेन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है डॉक्टर, आपके सामने लिखा हुआ है मैन डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, मैन डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर। आपके सामने 2 एग्जांपल लिखे हुए। आप ये बता सकते हो कि ये जो डॉक्टर लिखा हुआ है ये अपने आप में कौन सा जेंडर? आप कहोगे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर तो है लेकिन ये डॉक्टर किसके लिए है? मेन के लिए, फॉर मेल के लिए। कि ये जो डॉक्टर है कॉमन जेंडर है
कॉमन जेंडर डॉक्टर है, ये डॉक्टर काम किसके लिए कर रहा है? आप कहोगे मेल के लिए, इधर भी फीमेल डॉक्टर, यही डॉक्टर कौन सा डॉक्टर है? आप कहोगे कॉमन जेंडर। हो सकता है मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनियन भी हो सकता है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है? आप कहोगे फीमेल के लिए। चीज आराम से समझ में आ गई होगी कि कॉमन जेंडर से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। प्रायोरिटी रूल्स के हिसाब से हमें पता करना है, जेंडर स्पेसिफिक के आधार पर हमें पता करना है, यानी फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर हमें पता करना है। फिजिकल अपीयरेंस के पहले हमें साधारणतः मेल और फीमेल जोड़ना पड़ता है, लेकिन जब मैं किसी एक व्यक्ति या किसी एक पुरुष को, एक महिला को, अगर मैं उससे पहले कॉमन जेंडर जोड़ना चाहूं तो उससे पहले हम मैन और वोमेन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगला चीज हमारे पास नाउन में आती है, उसका नाम है नाउन के केस। नाउन के केस, नाउन के केस को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा के कारक। संज्ञा के कारक को इंग्लिश में 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, पहला भाग हमारे पास में आता है, उसका नाम है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। दूसरा भाग हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा भाग हमारे पास आता है वोकेटिव केस। और चौथा भाग हमारे पास आता है पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पजेसिव केस, एक एक की हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, पहला केस हमारे पास में है सब्जेक्टिव केस। ऐसी संज्ञा जो नाउन के रूप में काम करे उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। इंग्लिश में डेफिनेशन होती है, नाउन इज यूज और एन एज सब्जेक्ट। पहला केस हमारे पास हो गया सब्जेक्टिव केस। दूसरा केस हमारे पास में आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऐसी संज्ञा जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, तो नाउन इज यूज फॉर एन ए ऑब्जेक्ट। जैसे आपके सामने फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, उसमें आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का पता करना है। जैसे नेहा रेस्पेक्टेड करण। इस वाक्य में नेहा अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, करण अपने आप में कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तीसरा केस हमारे सामने है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, ऐसी संज्ञा जो हमें एड्रेस बताने का काम करे उसे हम क्या कहते हैं? वोकेटिव केस। नाउन इज यूज और ए एड्रेसर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है, अरुण यू कैन गो होम नाउ।
कि तुम अब घर जा सकते हो। ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ जो सेंट है ना, ये किसको संबोधन करने का काम कर रहा है? अरुण। तो अरुण में यहां पर क्या हो गया? आप कहोगे वोकेटिव केस हो गया। अगला केस हमारे पास में है, उसका नाम है पजेसिव केस। पजेसिव केस को हम जेनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। जेनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। ऐसा केस जो हमें किसके बारे में बताए? ऑनरशिप के बारे में बताए, या हमें रिलेशनशिप के बारे में बताए। वो कौन सा केस है? पजेसिव केस है। पजेसिव केस को ही दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग आता है हमारे पास लिविंग पजेशन, दूसरा भाग आता है नॉन लिविंग पजेशन। पहले भाग की हम बात करते हैं लिविंग पजेशन। लिविंग पोजीशन में हमारे पास पहले लिविंग नाउन आता है। लिविंग नाउन के बाद हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और उसके बाद क्या जोड़ते हैं? पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नेहा अपोस्ट्रोफी एस मदर। नेहा का अधिकार किस पे है? उसकी माता पर किसका अधिकार है? तो नेहा का ही तो अधिकार रहेगा। तो नेहा अपोस्ट्रोफी एस मदर। नेहा अपने अपने लिविंग पोजीशन आ गया, लिविंग नाउन हो गया, उसके बाद मैंने अपोस्ट्रोफी एस दो दिया, उसके बाद मैंने पोजीशन कर दिया कि नेहा का अधिकार किस पे। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार करना। भाई किस पर किसका अधिकार है? तो नेहा का अधिकार किस पर है? उसकी माता पर नेहा का ही तो अधिकार है। दूसरे केस की हम बात करते हैं। नॉन लिविंग पोजीशन। नॉन लिविंग पोजीशन के अंतर्गत शुरू में हमारे पास नॉन लिविंग नाउन रहता है, नॉन लिविंग नाउन, उसके बाद में हमारे पास ऑप होता है और उसके बाद में हम क्या जोड़ते हैं? पोजीशन। जैसे एग्जांपल के लिए कार अपोस्ट्रोफी एस टायर। तो इसमें हम ये सेंटेंस गलत है, तो इसमें टायर इस अपोस्ट्रोफी की जगह क्या लगाना है? हमें ऑप। और पोजीशन किस पे दिखाना है? कार पर। ऐसे हमें करते हैं। चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अगली चीज हमारे पास है, जैसे आपके सामने में कुछ सेंटेंस लिखता हूं। जैसे अगला नाउन हमारे पास आता है जैसे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब ये होता है कि जब हम दो छोटे छोटे नाउनों को जोड़ते हैं, यानी मैं दो छोटे छोटे नाउनों को यहां पर जोड़ने का प्रयास करूं, तो इन दोनों छोटे छोटे नाउन को जोड़ने के पश्चात या तो हमारे पास निकल के आता है एक न्यू वर्ड, या हमारे पास निकल के आती है एक न्यू मीनिंग। अब दिक्कतें होती है हमारे सामने इस कंपाउंड नाउन के साथ में कि हमें अपोस्ट्रोफी एस
पोजीशन कहां पर करेंगे, यानी अपोस्ट्रोफी एस पोजीशन कहां पर लगाएंगे, तो कंपाउंड नाउन के अंतर्गत जब हम दो छोटे छोटे नाउनों को जोड़ते हैं तो एक न्यू वर्ड बनता है या एक न्यू मीनिंग बढ़ता है। समस्या यहां पर आती है हमारे पास में कि हम इसके अंतर्गत अपोस्ट्रोफी एस पोजीशन कहां पर करेंगे, तो अपोस्ट्रोफी एस इज एड दी लास्ट वर्ड में क्या जोड़ देंगे, अपोस्ट्रोफी। जैसे मैं आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं, उनमें आपको अपोस्ट्रोफी एस ऐड करना है। जैसे माई ब्रदर इन लॉ कार नॉट हर। क्लास इन चार्ज orders were cancelled. Member of Parliament right are special commander in chief office are called। आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंस में आपको अपोस्ट्रोफी एस ऐड करना है। हम कंपाउंड नाउन पढ़ रहे हैं, जब दो छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाए तो दोनों शब्दों को जोड़ने से या तो हमारे पास न्यू वर्ड बनता है या न्यू मीनिंग निकलती है। तो हमारे पास इस अंतर्गत दिक्कत ये होती है कि हमें अपोस्ट्रोफी एस ऐड कहां पर करना है, तो अपोस्ट्रोफी एस इज ऐड द लास्ट वर्ड। तो चारों सेंटेंस में देखिए इधर पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, माई ब्रदर इन लॉ कार नॉट हर। जब मैं माई और ब्रदर और इन और लॉ को मिला दूं तो हमारे पास एक शब्द बन जाता है। इन छोटे छोटे शब्दों को मैं आपस में मिला दूंगा तो या तो हमारे पास एक न्यू वर्ड मिलती है या हमारे पास एक न्यू मीनिंग बनती है। तो हम अपोस्ट्रोफी एस यहां माई के पास में भी नहीं लगाएंगे, ब्रदर के पास में भी नहीं लगाएंगे, इनके पास में ही नहीं लगाएंगे। कहां पर लगाओगे, अपोस्ट्रोफी एस। इस लोग के पास में क्या जोड़ देंगे, अपोस्ट्रोफी एस। क्लास इन चार्ज ऑर्डर। जब मैं क्लास इन चार्ज और ऑर्डर इन चारों शब्दों को आपस में जोड़ दूंगा तो या तो हमारे पास एक न्यू वर्ड बन जाएगा या हमारे पास एक न्यू मीनिंग निकलेगी। तो हमें अपोस्ट्रोफी एस ना तो हम क्लास के पास जोड़ेंगे, ना हम इनके पास में जोड़ेंगे, ना हमें चार्ज के पास में जोड़ेंगे, ना हम और इस ऑर्डर के साथ में हम क्या जोड़ देंगे, अपोस्ट्रोफी एस। इसके आगे हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट आर स्पेशल
जब मैं इस मेंबर ऑफ और पार्लियामेंट तीनों ही शब्दों को आपस में जोड़ दूंगा तो हमारे पास या तो एक न्यू वर्ड निकल के आएगा या एक न्यू मीनिंग। तो हम ना तो इस मेंबर के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ना इस ऑफ में जोड़ेंगे, इस पार्लियामेंट के अंत में हम क्या जोड़ देंगे, अपोस्ट्रोफी एस। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ था, कमांडर ए ने चीफ ऑफिस इज क्लॉज। जब मैं इस कमांडर, इन और चीफ तीनों ही शब्दों को आपस में जोड़ दूंगा तो हमारे पास या तो एक न्यू वर्ड निकल के आएगा या एक न्यू मीनिंग। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि कंपाउंड नाउन के अंदर ना तो यहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे, ना इनके साथ में इस चीफ के आगे हम क्या जोड़ देंगे, अपोस्ट्रोफी एस। तो आपको चीज समझ में आ गई होगी कि कंपाउंड नाउन के अंतर्गत हम अपोस्ट्रोफी एस है ये एट द लास्ट वर्ड के अंतर्गत, एट द लास्ट वर्ड के अंतर्गत मतलब ये होता है कि हम जब शब्दों को आपस में जोड़ेंगे तो उससे या तो न्यू वर्ड निकलता है या न्यू मीनिंग निकलता है। फिर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, एक एक को आपको पहचानना है कि क्या दिक्कत है सेंटेंस में। देखिए सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, नमन एंड करण अपोस्ट्रोफी एस फ्रेंड या फ्रेंड्स। नमन अपोस्ट्रोफी एस एंड करण अपोस्ट्रोफी एस फ्रेंड या फ्रेंड्स यूज करेंगे हम। गगन एंड अनिल अपोस्ट्रोफी एस वेंडिंग। राधा एंड नेहा अपोस्ट्रोफी एस हस्बैंड। इंडिया एंड चाइना अपोस्ट्रोफी एस लॉ। इंडिया एंड पाकिस्तान अपोस्ट्रोफी एस कल्चर। आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, प्रत्येक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है कि हमें सेंटेंस क्या कहना चाहता है, सेंटेंस क्या कहना चाहता है। देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, नमन एंड करण अपोस्ट्रोफी एस फ्रेंड या फ्रेंड। देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है, यहां नमन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा हुआ, दूसरे में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां नमन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, यहां करण के साथ में भी अपोस्ट्रोफी एस, पहले में क्यों नहीं रहा। तो देखिए एक कंसेप्ट ध्यान से समझने का प्रयास करना, आपके पास एक कॉमन पोजीशन चलता है, एक पोजीशन हमारे पास में चलता है उसका नाम है स्प्लाइट पोजीशन। कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन। कॉमन पोजीशन का मतलब होता है एक ही, इस कॉमन पोजीशन का मतलब होता है
एक ही। स्प्लाइट पोजीशन का मतलब होता है अलग अलग के रूप में बात करें। तो ध्यान क्या रखना है कि हमारे कॉमन पोजीशन में हमारे पास नाउन वन भी होगा। दोनों नाउन किससे जुड़े होंगे? एंड से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे? एंड से। दूसरे नाउन के साथ में क्या लगा होगा? अपोस्ट्रोफी एस, और फिर क्या होगा? पोजीशन दे रखा होगा। जो ये पोजीशन है, हो सकता है ये पोजीशन हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकता है। हो सकता है यही पोजीशन हमारे पास कैसा हो सकता है? आप कहोगे प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। कौन से पोजीशन की बात की मैंने? कॉमन पोजीशन के अंदर। जब मैं स्प्लाइट पोजीशन की आपके सामने बात करता हूं, दोनों ही नाउन किससे जुड़े होंगे? आप कहोगे नाउन वन, नाउन वन दोनों ही नाउन हमारे पास किससे जुड़े होंगे? एंड से जुड़े होंगे। और दोनों ही नाउन के साथ में क्या दे रखा होगा? अपोस्ट्रोफी एस पोजीशन दे रखा होगा। ये आने वाला जो पोजीशन है, हो सकता है ये पोजीशन हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। हो सकता है यही पोजीशन हमारे पास कैसा हो सकता है? अनकाउंटेबल टेबल नाउन भी हो सकता है। जब ये किसकी बात करता है? ये करता है अलग अलग के रूप में, अलग अलग के रूप के। जहां पर मैं इनकी बात करता हूं, नाउन वन नाउन टू, ये करता है एक ही की बात करता है। दो पोजीशन की हमने बात की है, कॉमन पोजीशन, स्प्लाइट पोजीशन। कॉमन पोजीशन का मतलब होता है एक ही, स्प्लाइट पोजीशन का मतलब होता है अलग अलग। कॉमन पोजीशन के अंतर्गत दोनों नाउन एंड से जुड़े होंगे, सेकंड नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा होगा। जो पोजीशन हो सकता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। लेकिन जहां स्प्लाइट पोजीशन की बात होगी तो ये अलग अलग नाउन की हमारे सामने बात करता है। दोनों नाउन एंड से जुड़े होंगे। प्रथम नाउन के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस होगा, सेकंड नाउन के साथ में भी अपोस्ट्रोफी एस होगा। जो पोजीशन होगा हो सकता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन हो। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नमन एंड करण अपोस्ट्रोफी एस फ्रेंड या फ्रेंड। जब किसके साथ में जुड़ा हुआ है? एक ही नाउन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? अपोस्ट्रोफी। तो कहने का मतलब मेरा है नमन और करण के कितने फ्रेंड है? एक ही फ्रेंड है। जब एक ही फ्रेंड है तो फ्रेंड शब्द है या फ्रेंड्स? तो आप कहोगे फ्रेंड। क्लियर बात हो गई। मैं कहता हूं नमन अपोस्ट्रोफी एस एंड करण अपोस्ट्रोफी एस। कहने का मतलब मेरा है कि नमन और करण दोनों के ही फ्रेंड क्या है? अलग अलग है। जब दोनों के ही फ्रेंड अलग अलग है कि करण नाम के व्यक्ति के अलग फ्रेंड है, नमन व्यक्ति के नाम के अलग फ्रेंड है, तो यहां पर फ्रेंड शब्द सही है या फ्रेंड? तो आप कहोगे यहां पर आएगा फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन है गगन एंड अनिल वेंडिंग, कि गगन और अनिल नाम के व्यक्ति की एक ही शादी हुई है, एक ही शादी हुई है। तो नॉन सेंस क्वेश्चन है। कहने का मतलब मेरा यह है कि गगन नाम के व्यक्ति की अलग शादी होगी और अनिल नाम के व्यक्ति की अलग शादी होगी। तो क्वेश्चन को सही कैसे करना है? गगन अपोस्ट्रोफी एस एंड अनिल अपोस्ट्रोफी एस वेंडिंग। गगन नाम के व्यक्ति की अलग शादी हुई है और अनिल नाम के व्यक्ति की अलग शादी हुई है। राधा एंड नेहा अपोस्ट्रोफी एस हस्बैंड। भाई राधा और नेहा नाम की दो लड़कियां हैं और यहां नेहा के साथ में क्या दे रखा है? अपोस्ट्रोफी। दो नाउन दे रखे हैं, दोनों नाउनों के साथ में एक ही नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस दे रखा, तो एक ही बात करेगा, यानी कॉमन पोजीशन की बात कर रहा है। क्लियर बात हो गई भाई। राधा नाम की लड़की है, नेहा नाम की लड़की है, दोनों लड़कियों के एक ही हस्बैंड है। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन में एरर है। तो कहने का मतलब मेरा है कि यहां पर क्वेश्चन को देखा जाए तो राधा नाम की लड़की के अलग हस्बैंड होंगे एंड नेहा नाम की जो लड़की है उसके क्या होंगे? अलग
हस्बैंड होंगे। चीज समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड चाइना लॉ। भाई इंडिया और चाइना दोनों के जो कानून हैं, जो नियम बना रखे हैं, वो दोनों के एक है। तो आप कहोगे ना सर चाइना के नियम अलग होंगे और हमारे भारत के नियम अलग होंगे। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को सही कैसे करना है, तो इंडिया अपोजिट एस एंड चाइना अपोजिट एस लॉ, ऐसे करना। इंडिया एंड पाकिस्तान कल्चर, यानी भारत और पाकिस्तान की जो कल्चर है वह दोनों के सेम है, एक ही है। आप कहोगे नहीं सर भारत की कल्चर हमारे अलग है और पाकिस्तान के कल्चर अलग है, तो ये किस में गया? आप कहोगे स्प्लाइट पोजीशन होना चाहिए। तो क्वेश्चन की वजह से करना है इंडिया अपोजिट एस एंड पाकिस्तान अपोजिट एस, और फिर क्या लिख दोगे? कल्चर। चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। धन्यवाद।